हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपको बताऊंगी। जब भी मंदी की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है 1930 की आर्थिक मंदी का, और उसी से लोग तुलना भी करने लगते हैं। तो चलिए जाने कि आखिर कैसी थी वो 1930 की महामंदी। 1930 की इस महामंदी को ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये महामंदी कब आई थी और कब से कब तक रही, इसके आने के पीछे कारण क्या थे, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको 1930 की महामंदी के बारे में बताना शुरू करूं, पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये मंदी होती क्या है। दोस्तों, मंदी वह अवस्था है जिसमें लोगों की खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती है। दुकानों पर सामान अनबिका रह जाता है, यानी बिकता नहीं है, और इस तरह डिमांड खत्म हो जाती है। और डिमांड खत्म होने से फैक्ट्रियां भी बंद होने लगती है, जिससे लोगों के रोजगार भी खत्म होने लगते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेट डिप्रेशन 1920s का सबसे खराब इकोनॉमिक पीरियड रहा है। ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत 1929 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई और उसने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। 1920 में यूएस इकोनॉमी ग्रोथ दिखा रही थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से 1923 से 1928 के बीच यूएस इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी, और इसी वजह से इस पीरियड को रोरिंग 20s भी कहा जाता है। उस पीरियड में शेयर बाजार का प्रदर्शन बराबर ऊपर था और औद्योगिक उत्पादन इससे कहीं अधिक लाभदायक था। कंपनीज की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे और लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। यूएस की बहुत सारी कंपनीज तब मास प्रोडक्शन का तरीका अपनाने लगी और नए अप्लायंस भी डेवलप हो रहे थे। रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियो, इन अप्लायंस का सेल हर 2 साल में डबल हो रहा था, जिससे कंपनीज को अच्छा प्रॉफिट हो रहा था और उनके शेयर प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। सारे लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट की समझ भी नहीं थी, वो लोग भी बिना बिजनेस एनालिसिस किए ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने लगे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा आने की वजह से स्टॉक ओवर वैल्यूड होने लगे, और फिर एक समय ऐसा आया जब स्टॉक प्राइसेस आसमान छूने लगे और वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गए। अगस्त 1929 तक स्टॉक प्राइसेस इतने बढ़ गए थे जो कि उन कंपनीज की एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा थे। वर्ष 1923 में अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ना शुरू हुआ और चढ़ता ही चला गया, लेकिन 1929 तक आते आते अस्थिरता के संकेत आने लगे। असमानता बढ़ रही थी और इस दशक के दौरान 60% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। धनी वर्गों के केवल 5% ने राष्ट्र की आय का 33% प्राप्त कर लिया था। यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने लगी, जिससे कंपनीज का प्रोडक्शन कम होने लगा। बेरोजगारी बढ़ने लगी और जिन लोगों की नौकरी बच गई थी उनकी सैलरी कम होने लगी। दूसरी तरफ उस समय यूएस में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। एक तरफ से बोल सकते हैं कि यूएस में इकोनॉमिक डाउनफॉल की शुरुआत हो रही थी। दूसरी तरफ लोग अभी भी अंधाधुंध अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालने में लगे हुए थे। 1927 से 1929 तक आते आते यूएस मार्केट की वैल्यू डबल हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह अंधाधुंध पैसा स्टॉक मार्केट में डाला गया था। और इस तरह अगस्त 1929 तक स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचे लेवल पर चला गया था।
मतलब स्टॉक के प्राइसेस उनकी कंपनीज की अर्निंग को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। यानी उस समय एक स्टॉक मार्केट बबल बन गया था जो 24 अक्टूबर 1929 से बर्स्ट होना शुरू हुआ। 24 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट बहुत गिरा। एक दिन में करीब 5 अरब डॉलर तक का सफाया हो गया। अगले दिन भी बाजार का गिरना जारी रहा। कुछ समय बाद 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार और बुरी तरह गिरा और 14 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया गया। बाजार बंद होने तक 12% की गिरावट आ चुकी थी। इसलिए 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे भी कहते हैं। अगले कुछ सालों तक स्टॉक मार्केट का गिरना इसी तरह जारी रहा। इस स्टॉक क्रैश को हम इस तरह समझ सकते हैं कि 1932 आते आते कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस की वैल्यू 1929 के कीमत की सिर्फ 20% से भी कम रह गई थी। एग्जाम्पल के लिए जनरल मोटर्स के शेयर प्राइस $90 से घटकर $10 हो गए थे। एक और कंपनी यूएस स्टील के शेयर प्राइस $250 से घटकर $25 हो गए थे। इसी तरह दूसरी कंपनियों के शेयर प्राइसेस भी 80 से 90% तक गिर गए थे। स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट की वजह से ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से बिजनेस को इन्वेस्टमेंट मिलना ही बंद हो गया। साथ ही स्टॉक मार्केट में लॉस होने की वजह से और नौकरी जाने की वजह से लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए। लोग अब बहुत ही लिमिट में खर्च करने लगे थे। परचेजिंग कम हो गई थी। लोग अब बस जरूरी सामान ही खरीद रहे थे। इसका सीधा असर कंपनी के प्रोडक्शन पर पड़ा और कई कंपनीज को अपने प्लॉट बंद करने पड़े थे। 2-3 सालों में ही यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधा हो गया, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बेरोजगारी की वजह से लोगों की जेब खाली होने लगी और उनके पास पैसे भी नहीं बचे, जिसकी वजह से सब लोग बैंक में जमा कैश निकालने लगे। बैंक्स के पास भी इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो डिपॉजिटर्स का सारा जमा पैसा वापस नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ नौकरी जाने और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया था वो बैंक्स की इंस्टॉलमेंट देने में असमर्थ थे। फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से इंडस्ट्रीज को दिए गए बिजनेस लोन्स की रिकवरी भी नहीं हो पा रही थी। एक तरफ इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर लोन्स का रिकवर ना होना और दूसरी तरफ लोगों का बैंक में जमा पूंजी को लगातार निकालने की वजह से बैंकों का वर्किंग सिस्टम चरमरा गया था और बैंकों के पास लोगों को देने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक बैंक फेल होने लगे और लोगों की जमा पूंजी डूबने लगी। जैसे ही बैंकों के डूबने की खबर मार्केट में फैली, लोग अपना जमा पैसा निकालने के लिए बैंकों में जमा होने लगे और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोगों में अपना पैसा डूबने का डर था। वो बस किसी भी तरह अपना पैसा निकालना चाहते थे। मंदी की इस आंधी में 9,000 बैंकों का दिवाला निकल गया। बैंक में जमा राशि का बीमा न होने से लोगों की पूंजी खत्म हो गई। जो बैंक बचे रहे उन्होंने पैसे का लेन देन रोक दिया।
9,000 बैंकों के डूबने से मार्केट में मनी सप्लाई एकदम से बिल्कुल कम हो गया था, जिससे यूएस इकोनॉमी का दिवाला निकल गया था। लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम से विश्वास ही उठ गया था और लोग ज्यादातर पैसा घर में ही रखने लगे थे। इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए ना तो गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल बैंक ने कोई ठोस कदम उठाए और ना ही उन्होंने इकोनॉमी में कोई पैसा सर्कुलेट किया। वो इस इकोनॉमिक डाउनफॉल को देखते रहे। मिस्टर हर्बर्ट हूवर, जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको लगा कि लोगों की सैलरी कम हो जाएगी और उसको रोकने के लिए उन्होंने वस्तुओं के दाम ऊंचे ही रहने दिए। यूएस में लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत खराब हो चुकी थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। कई लोगों को तो अपना मकान तक बेचना पड़ा था। ऐसे में वो महंगे सामान को कैसे खरीदते? नतीजा ये हुआ कि लोग दूसरे देशों से आने वाले सस्ते सामान को खरीदने लगे। दूसरे देशों से आ रहे सस्ते माल को रोकने के लिए मिस्टर हूवर ने 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ एक एक्ट लागू किया। इस एक्ट को लागू करने पर दूसरे देशों से आने वाले लगभग 20,000 प्रोडक्ट्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए, जिससे उन प्रोडक्ट्स के दाम भी यूएस प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाए और लोग यूएस के ही प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन इस एक्ट ने यूएस इकोनॉमी पर दो धारी तलवार का काम किया। दूसरे देशों ने यूएस का माल खरीदना बंद कर दिया और कई देशों ने तो उस प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। यूएस का इंपोर्ट 66% तक गिरकर $4.4 बिलियन से गिरकर $1.5 बिलियन ही रह गया। इंटरनेशनल ट्रेड कम हो गया और यूएस इकोनॉमी और नीचे चली गई। और इस तरह से मिस्टर हूवर के दोनों ही डिसीजन, पहला वस्तुओं के दाम ऊंचे रखना और दूसरा स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लागू करना, बुरी तरह से फेल हो गए थे और यूएस इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन में चली गई। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बने और चुन के आने के 100 दिनों के अंदर ही उन्होंने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसमें एफडीआईसी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एसईसी, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का गठन इम्पोर्टेंट है। एफडीआईसी लोगों को ये गारंटी देता है कि अगर आपका बैंक डूब जाता है तो उनका सारा पैसा सेफ है और एफडीआईसी उनका सारा पैसा लौटाएगा। इससे लोगों का भरोसा वापस लौटा और वो फिर से अपना पैसा बैंक में जमा करने लगे। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कॉरपोरेशन का काम स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना था, जो उसने बखूबी किया और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट संभलने लगा और लोग फिर से अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालने लगे। इतना ही नहीं, मिस्टर रूजवेल्ट खुद भी रेडियो के जरिए लोगों को गाइड करते रहे, जिससे यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में और स्टॉक मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। इसका असर दिखा भी और 1933 से 1936 तक यूएस इकोनॉमी में थोड़ा सुधार आया, लेकिन 1936 से 1937 के बीच वो फिर से प्रॉब्लम में आ गई थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और यूएस इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आने लगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस गवर्नमेंट ने मिलिट्री पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, जिससे बहुत सारी कंपनीज को यूएस मिलिट्री से नए ऑर्डर्स मिले। प्रोडक्शन बढ़ा
तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ और यूएस इकोनॉमी फिर से तेजी से ट्रैक पर आने लगी। फ्रेंड्स, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 तक चला और उसके बाद यूएस इकोनॉमी ने जो ग्रोथ दिखाई वो पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद उस इकोनॉमी ने पलट कर नहीं देखा और आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और मजबूत इकोनॉमी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा था। 1929 में शुरू हुई महामंदी के वक्त भारत में ब्रिटिश राज था। पूरी दुनिया को महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था। भारत के व्यापार पर इसका असर तुरंत देखने को मिला। महामंदी काल के दौरान भारत के वैश्विक व्यापार में काफी कमी दर्ज की गई। इतिहासकारों का कहना है कि महामंदी ने भारत के औद्योगिक विकास की रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया था। कई स्कॉलर्स का कहना था कि भारत में उत्पादन पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन जूट उद्योग पर काफी असर पड़ा था। जूट की वैश्विक मांग घटने से कीमतें घट गई थी। वैश्विक बाजार में जब कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी दाम घटे। आयात निर्यात घटकर करीब आधा रह गया। 1929 से 1932 के दौरान आयात में जहां 47% की कमी दर्ज हुई, वहीं निर्यात 49% घट गया। 1928-29 से 1933-34 समुद्र के जरिए होने वाला एक्सपोर्ट 55.75% घटकर 1.25 अरब का रह गया, जबकि इंपोर्ट 55.51% कम होकर 2.02 अरब रुपए पर सिमट गया। 1930 की महामंदी का भारत में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला किसानों और काश्तकारों पर। ऐसे काश्तकार जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करते थे, वह बुरी तरह से प्रभावित हुए। जिन काश्तकारों ने कर्ज लिए थे, उत्पादन का सही मोल न मिलने के कारण वे और कर्ज में डूबते चले गए। रेलवे और कृषि क्षेत्र पर उस महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। चूँकि आयात और निर्यात में काफी कमी आई, सामान के ट्रांसपोर्टेशन से होने वाली रेलवे की कमाई भी काफी घट गई थी। महामंदी के सालों के दौरान ही भारत ने कीमती धातु यानी सोने का एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, जिसकी शुरुआत से ब्रिटेन को तो अपनी आर्थिक दशा सुधारने में मदद मिली, लेकिन भारत के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। किसान जमीन बचाने के लिए सोना चांदी के जेवर बेच रहे थे। मुंबई बंदरगाह पर रोजाना 1600 औंस सोना पहुंचता, जिससे ब्रिटेन भेजा जाता था। ऐसा करने से भारत के सोना चांदी ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी हद तक मंदी से उबारने का काम किया, लेकिन यहाँ की हालत पतली होती चली गई। 1930 की महामंदी भारतीय शहरियों के लिए ज्यादा पीड़ा वाली नहीं रही। दाम घट रहे थे, लेकिन शहरों में रहने वाले तय आय वाले लोगों पर असर नहीं पड़ा, यानी किराया वसूलने वाले जमींदार और सैलरीड लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ग्रेट डिप्रेशन पर ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।